देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। हम लोग देखो क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे कॉस्ट बुक कीपिंग। ठीक है, तो कॉस्ट का भी बुक कीपिंग किया जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में भी, लेकिन वो दो तरह से होता है। ठीक है, एक हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेटेड, एक नॉन इंटीग्रेटेड। इसका पहले वाले पीडीएफ में शायद कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ से सेकंड नंबर से मेरा स्टार्ट है। तो इंटीग्रेटेड होता है, नॉन इंटीग्रेटेड होता है। जहां पर फाइनेंस बुक वाले और कॉस्ट बुक वाले मिलजुल के काम करते हैं वो हो गया इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब जहां पर मिलजुल के काम नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन इंटीग्रेटेड। अब नॉन इंटीग्रेटेड होगा तो दोनों अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं और इसके वजह से हमें रिकंसिलिएशन का भी नीड हो सकता है। ये सारी चीजों को हम लोगों ने लास्ट दिन एक बार डिस्कस किया था, मतलब यही चीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिकली, अगर देखो तो। ठीक है, अच्छा, अब इस पे हम लोगों ने ये सीखा था कि किस तरह से हम लोग एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें एंट्रीज का जरूरत था। हम लोगों ने देखा कि हम लोग जहां पर भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट को लिख सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा रियल या फिर क्या बोलते हैं उसे, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एक पर्सनल, रियल और पर्सनल अकाउंट जब भी आएगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, जीएलए या फिर मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख के उसे मैनेज कर, मतलब उसके जगह सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। और नॉमिनल अकाउंट का भी ना अपना अपना नाम होता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट को भी ना, जैसे ये लोग परचेस को स्टोर लेजर कंट्रोल बोलते हैं। तो ये कुछ नया नया चीज हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पहले कि कितना तक मैंने लास्ट दिन करवाया था। यहाँ पर हम लोगों ने 7th नंबर यानी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकट तक मैंने करवाया था। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकट तक करवाया था और उसके बाद अप्लाइड भी करवाया था। ठीक है, ये वाला अगर प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड होता है, नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन होता है, तब किस तरह से एंट्री होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एंट्रीज को ही कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीट प्रोडक्शन। अच्छा, अगर हम लोग प्रोडक्शन को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी डब्ल्यूआईपी से अब कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीट मतलब फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होगा, मतलब फैक्ट्री से सामान जो है वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर इसका एंट्री क्या होगा। तो मेरा कौन सा अकाउंट का लेजर डेबिट होगा, जैसे जब डब्ल्यूआईपी में जाता है तो डब्ल्यूआईपी डेबिट होता है। ठीक है, तो डब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर होकर फिनिश गुड्स में जा रहा है, तो एटलीस्ट ये बताओ कि क्रेडिट क्या होगा, ये बता सकते हो कोशिश करोगे तो। अगर डब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर हो रहा है फिनिश गुड्स में, ये दोनों नाम, ये दोनों से ही जो है एंट्री बन जाएगा। डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में जा रहा है, ठीक है, तो फिर एंट्री क्या होगा, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में जा रहा है तो एंट्री क्या होगा, बता सकते हो। जो डब्ल्यूआईपी लेजर, मैम स्टोर लेजर फिनिश कंट्रोल गुड्स, अकाउंट। स्टोर फिनिश गुड्स लेजर, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ ठीक है वैसे। देखो ठीक बोला है शुभजीत ने, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल टू डब्ल्यूआईपी लेजर। स्टोर लेजर नहीं होगा, हम लोग स्टोर में ना रॉ मटेरियल रखते हैं, फिनिश गुड्स को नहीं भेजते हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स को हम लोग भेजेंगे बेचने के लिए। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, इसको देखो इस तरह से भी याद रख सकते हो। डब्ल्यूआईपी मेरा अब कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूआईपी से जो है मेरा फिनिश गुड्स ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ पर ट्रांसफर होगा, फिर उसके लिए एक लेजर लिखना पड़ेगा, उस लेजर का नाम दे देते हैं फिनिश गुड्स। जैसे मैंने बोला ये दोनों नाम से ही बन जाएगा। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक एंट्री हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बिल्कुल कॉस्ट शीट की तरह सोचते जाओ, देखो स्टेप्स वैसे ही हम लिखवाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का
अगर हो रहा है तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, गुड्स बेचने के पहले हम लोग क्या खर्चा करेंगे, उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग करते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर गुड्स बिक जाएगा तो मेरा फिनिश गुड्स कम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर गुड्स अगर फैक्ट्री से जो है फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, बोल सकते हो? क्रेडिट बता सकते हो, बोलो क्रेडिट क्या होगा अगर मेरा फिनिश गुड्स कम हो जाएगा, क्योंकि गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होगा, फिनिश गुड्स कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ फिनिश पर गुड्स कॉस्ट, लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ वो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, सोच के बताओ। क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, करेक्ट। फिनिश गुड्स कम हो जाएगा, टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होता है, हम लोग बेच रहे हैं तो बेचने से डेबिट क्या होगा पता है, यहाँ पर डेबिट होगा, जीएलए। नहीं अभी तक बेचा नहीं है, हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो गुड्स बेच दिया उसका कॉस्ट, ठीक है, मतलब जब बेच देंगे तब तो हमारा कैश आएगा, मतलब जो कैश टू सेल जैसा होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट में हम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं अगर हम लोग का इतना गुड्स बिक जाता है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो तुम लोग ये सोचो, सीओजीएस के बाद तुम लोग क्या लिखते हो, कॉस्ट शीट याद करो, सीओजीएस निकलने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, उसके बाद जो क्या लिखते हो, उसके बाद क्या ऐड करते हो और क्या आता है, तो ही बोल पाओगे। তো সেলিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ওভারহেড অ্যাড করি, তা টোটাল কস্ট আসবে। कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक। गुड इवनिंग पंकज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंकज। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब नाम बताना है, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जब इनकट और अप्लाइड करते तो कैसा आता है वो तो हमें पता है, लेकिन नाम क्या होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट हम लोग का यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, मतलब पूरा खर्चा कहाँ असाइन हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के असाइन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, सेल्स इसमें लेजर कंट्रोल दिया गया नहीं। सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिखो। ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा है, एक मिनट, ऐसा लग गया, ठीक है छोड़। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पर लेजर कंट्रोल लिखने का जरूरत नहीं होगा, हम लोग इसको सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लेजर कंट्रोल नहीं लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखने से ही होगा, इसका नाम यूज होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे अगर हम लोग कोई डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे कोई भी फ्रेट हो गया, ठीक है, फ्रेट कैरेज का भी हम लिखवा देंगे अलग से। इसके अलावा अगर हम लोग कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं जैसे रॉयल्टी वगैरह होता है ना, तो फिर बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इनकट क्या होगा, एंट्री। डायरेक्ट एक्सपेंस करने से नॉर्मली एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, एक्सपेंसेस टू कैश, ठीक है। यहाँ पर टू कैश तो लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस लिख सकते हैं लेकिन उसका नाम क्या होगा वो देख लेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, एक्सपेंस टू जो है कैश लिख सकते हैं ना, तो कैश जो है ये तो मेरा रियल अकाउंट हो गया, ये नहीं लिख एक्सपेंस टू सकते। जीएल। हाँ, तो ये टू जीएलए हो जाएगा, इसके जगह पे, इसके जगह पे जीएलए हो जाएगा, और एक्सपेंसेस के जगह पे क्या लिखेंगे ये सोचो। प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, अच्छा रुको बताते हैं। गुड इवनिंग इनकी। गुड इवनिंग मैम। प्राइम कॉस्ट क्यों होगा, एक्सपेंसेस की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कर रहे हैं, ये मैंने बोला ना, ये प्राइम कॉस्ट वाला नहीं है, ये मैंने बोला जैसे कि मान लो रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन है, इस तरह से, मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड में दे रहे हैं, अगर इस तरह का खर्चा है तो क्या लिखेंगे। अगर फैक्ट्री ओवरहेड पे डायरेक्ट है, मतलब फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो क्या लिखेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनकड हो रहा है ना, इनकड होने से क्या लिखना पड़ेगा, डब्ल्यू, प्रोडक्शन में इनकट कर रहे हैं, WIP लेजर, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट
डेबिट हो जाएगा। देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब ये जाके प्रोडक्शन में ऐड हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। जैसे देखो तुम लोग जो बोल रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये हम लोग कब लिखते हैं, ये देखो जब हम लोग क्या करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस कब लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। और ये देखो फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब इनकर्ड होता है तब लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जब भी डायरेक्ट होगा WIP लिखना पड़ेगा। तुम लोगों ने ध्यान दिया, देखो जब भी डायरेक्ट होता है WIP लिखते हैं, इनडायरेक्ट होने से क्या लिखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेरा क्वेश्चन था डायरेक्ट एक्सपेंस इनकट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनकट होने से क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था ना, WIP लेजर कंट्रोल। इनडायरेक्ट में क्या क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये तीन चीज इनडायरेक्ट में होता है। अगर तुम लोग फैक्ट्री ओवरहेड बोल देते हो तो फिर वो तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने लिखा क्या, हम लोगों ने तो लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकट, तो क्या लिखना पड़ेगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है लाइक फ्रेट चार्ज्ड, फ्रेट या फिर कार्टेज ऐसे दिया हुआ है, इनकर्ड अगर दिया हुआ है ऑन परचेज, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही मैंने बोल दिया इन ऑन परचेज लिखा हुआ है, तो फिर क्या एंट्री करोगे, परचेज करते हुए फ्रेट या कार्टेज लगाए तब क्या एंट्री करोगे, सोच के बताओ। अगर परचेज पे है तो क्या एंट्री करोगे, परचेज करते हुए खर्चा किया, परचेज क्या करते हैं नॉर्मली, परचेज क्या करेंगे, रॉ मटेरियल वगैरह, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी लिख देते हैं। चलो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, क्या एंट्री करेंगे, स्टोर अगर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। हाँ तब हो जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक हुआ है। अगर अदर देन परचेज है तो यही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, और परचेज तब ये हो जाएगा, और ये मान लो यही सेम चीज है, अदर देन परचेज है, अदर देन परचेज है तो क्या होगा, परचेज के अलावा अगर कहीं कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, है ना, तब प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा, तब कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। टू क्या हो जाएगा, GLA, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ होता है तो अदर देन परचेज मतलब हम लोग मान लेते हैं ये तो डायरेक्ट हो गया ना, कार्टेज फ्रेट ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तब अगर हम लोग ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल के अलावा किसी रीजन से कर रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, तब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो एबनॉर्मल लॉस ऑफ WIP, मतलब जहां पर वर्क इन प्रोग्रेस काम हो रहा था वहां पर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो क्या एंट्री करोगे, पहला बात है कि लॉस कहाँ चार्ज करोगे वो सोचो, और WIP में लॉस होगा तो WIP कम हो जाएगा, तो बोलो क्या एंट्री होगा, मैंने दोनों पॉइंट बता दिया, PL में सोचो। कॉस्टिंग हाँ PL अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाँ PL के जगह तुम लोग को कॉस्टिंग PL लिखना पड़ेगा, कॉस्ट के जगह जहां जहां कॉस्टिंग करोगे ना, कॉस्टिंग PL, कॉस्टिंग PL डेबिट लॉस हुआ है क्योंकि WIP कम हो जाएगा, तो टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस ऑफ अगर फिनिश्ड गुड्स होता है तब क्या लिखोगे, सोचो जब तक हम हेडिंग लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर फिनिश्ड कॉस्टिंग गुड्स का कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। करेक्ट, यहाँ पर भी कॉस्टिंग PL तो मेरा डेबिट होगा ही। टू अब जैसे यहाँ पर WIP में लॉस है तो WIP कम हो रहा है, फिनिश गुड्स में लॉस है तो मेरा फिनिश गुड्स कम हो जाएगा, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा ये हो गया एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा अब नेक्स्ट लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकट,
इनकट का मतलब होता है हम लोगों ने कितना खर्चा पे किया। जैसे तुम लोग कॉस्ट शीट में क्या करते हो, एक तो लिखते हो रॉ मटेरियल परचेस किए, फिर वहां पर एडजस्ट करके दिखाते हो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ। तो जो परचेस किए उस पे जो खर्चा किए उसको बोलते हैं इनकट, और जितना रॉ मटेरियल का खर्चा यूज किए मतलब जितना कंज्यूम्ड दिखाए उसको बोलते हैं अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पर दो लैंग्वेज तुम लोग को हमेशा मिलेगा, इनकट और अप्लाइड। इनकट का मतलब है वो खर्चा पे करना, ठीक है। अब चाहे वो से अगर रॉ मटेरियल है तो सप्लायर को पे कर रहे हैं, कुछ और है तो किसी और को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हम लोगों ने इनकर्ड किया, तो क्या एंट्री होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। हाँ, तब ऐसे हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जीएलए। टू जीएलए हो जाएगा, ये हो गया इनकट। अब हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो क्या होगा सोचो तुम लोग, हम लिखते हैं तब तक हेडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड मतलब जितना अप्लाई किया, ठीक है, एब्सॉर्ब्ड या फिर अप्लाइड। तो कहां पर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा टोटल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। तो बोलो कैसे एंट्री होगा? क्रेडिट क्या होगा बोल सकते हो, बोलो। अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा? मान लो यहाँ पर 10 रुपए खर्चा किया था बट यहाँ पर 8 रुपए यूज किया, तो फिर 8 रुपए से इसे क्या करना पड़ेगा? ये 10 रुपए डेबिट हो रखे थे, अगर हम लोगों ने 8 रुपए का ही खर्चा जो है एब्जॉर्ब करवाया है, तो कितने से हम लोग इसको ये करेंगे, क्रेडिट करेंगे? नहीं समझ কস্ট में অফ সেলস লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট मैम ডেবিট টু ওই যেটা বললেন सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन সেলিং এন্ড ओवरहेड। ডিস্ট্রিবিউশন ওভাरहेड। लेजर कंट्रोल। मैम इनकर्ड और एब्जॉर्ब में अंतर क्या है? इनकट का मतलब हो गया जैसे तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, तो कॉस्ट शीट में दिखाते हो रॉ मटेरियल 10 रुपए, लेकिन मान लो रॉ मटेरियल यूज किया है 8 रुपए, तब माइनस क्या करके दिखाते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल के दिखा दिया कितना, 2 रुपया। तो रॉ मटेरियल जो है क्या बोलते हैं इसे, कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड कितना दिखा दिया, 8 रुपया, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया, इनकट कितना किया था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, 10 रुपीज। और एब्जॉर्ब कितना करवाया, 8 रुपीज। 8 रुपीज, ठीक है। ये होता है अंतर। और इसके अलावा और एक तरीके से भी सोच सकते हैं हम लोग, जब तुम लोग ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और इनकट पढ़े थे, वो भी हम लोगों ने लास्ट दिन देखा था, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था यस कुछ मैम। और हुआ कुछ और, वही होता है ना। मतलब हम लोगों ने खर्चा कितना पे कर दिया लेकिन एक्चुअली कितना हुआ था, वही वाला। तो यहाँ पर भी वैसे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब हम लोगों ने जितना एब्जॉर्ब करवाया है उतने से हमारा वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल, लेजर कंट्रोल अकाउंट। और डेबिट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट होगा, देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स का और एक बार यूज किया था, दिखाते हैं कहां पर। ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोगों ने यूज किया था, जब हम लोग गुड्स को बेच रहे हैं तब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो रहा है वो चेक कर रहे हैं, फिनिश गुड्स हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड करते हैं तो कॉस्ट शीट में भी ना कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकल के आता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड करने से जो अकाउंट में हमारा पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है, जो लैंग्वेज रहता है दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड किया तो मतलब सॉरी एब्जॉर्ब करवाया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर्स। अगर ऐसा होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, ম্যাম হ্যাঁ বলছি যে কস্ট অফ সেলস শুধু লিখছি কেন, মানে পুরোটা না লিখে, পুরোটা বলতে মানে কস্ট অফ সেলস লেজার কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট ওটা না লিখে শুধু কস্ট অফ সেলস লিখছি।
এটাকে অ্যাকচুয়ালি কস্ট অফ সেলসই লেখে, কস্ট অফ সেলস লেজার কন্ট্রোল অতটা মানে ওইভাবে লেখে না, এটার নামটা কস্ট অফ সেলসই রেখেছে, ঠিক আছে। মানে কিছু পার্টিকুলার নাম আছে না, যেরকম ধরো স্টোর লেজার কন্ট্রোলই কেন লিখছে, তাহলে তো মেটেরিয়াল লেজার কন্ট্রোল লিখতে পারে, হ্যাঁ ওটাও লেখা যায়, মেটেরিয়াল লেজার কন্ট্রোলও লেখা যায়, এরকম নয় কি লেখা যায় না, ঠিক আছে। তো কিছু কিছু স্পেসিফিক নাম ওরা ইউজ করেছে, সেটা আমাদেরকে করতে হবে, কারণ আমরা তো তাহলে পারচেজও ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু ওরা যে নামগুলো বলেছে আমাদেরকে সেগুলো ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। মানে কস্ট অফ সেলসটাই বেশি ইউজেবল, তাহলে কস্ট অফ সেলসটাই আমরা লিখবো, বাকিগুলোতে লেজার কন্ট্রোল লিখছি, কিন্তু এটাতে লেখার দরকার নেই কস্ট অফ সেলসে, মানে যেরকম যেখানে নামগুলো ইউজ হয়েছে। যেরকম ওয়েজেস পেড করলে ওয়েজেস লেজার কন্ট্রোল ইউজ করছে সেরকম, তো এখানে কস্ট অফ সেলসটাই ইউজ করছে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটাই ইউজ করেছে, আমি কোথাও দেখিনি এখনো কি কস্ট অফ সেলস লেজার কন্ট্রোল ইউজ হচ্ছে বলে, ঠিক আছে। আমার আমার দেখাতে তো কস্ট অফ, আমি দেখে নিচ্ছি क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल नॉर्मली यूज नहीं होता है, ठीक है, मैंने अभी तक तो नहीं देखा है ऐसा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स ही यूज किया जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली यही वाला लैंग्वेज यूज होता है, तो यही वाला करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखो फिर यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने वो गुड्स बेच दिया जो हम लोगों ने, सॉरी वो गुड्स रिटर्न कर दिया जो हम लोगों ने बेचा था, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये सोचो, फिनिश गुड्स वापस आ रहा है, तो क्या एंट्री करोगे। finished goods ledger control account debit to cost of sales. फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारा कॉस्ट फिनिश गुड्स जो है वो बढ़ जाएगा, स्टॉक में गुड्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब बेच रहे थे डेबिट हो रहा था, तो अब ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम लोग सारे खर्चे, तुम लोग जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो सारा का सारा खर्चा कहाँ ट्रांसफर करते हो, ट्रेडिंग या पीएल में ट्रांसफर करते हो। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सपोज यहाँ पर ये हो गया, मान लो टू परचेस, मैंने ओपनिंग स्टॉक नहीं रखा है, ठीक है, टू परचेस, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, ऐसा नहीं कि ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। गुड इवनिंग नील। गुड इवनिंग मैम। टू एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेल्स, यहाँ पर हो जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये ऐसे करके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सा है बोल सकते हो, ये पूरा, इसमें से ये माइनस करने से हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, अगर होता तो वो भी इंक्लूड हो जाता, परचेज प्लस परचेज करते हुए कुछ खर्चे, वो सब ऐड करके वहां से क्लोजिंग स्टॉक लेस करने से हमें क्या मिलता है बोल सकते हो। Prime cost. টাইম কস্ট, এটা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, তো আমরা প্রোডাকশন করছি না, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, मान लो हम लोग कुछ बेच रहे हैं, तो मेरे पास जितना भी फिनिश गुड्स था और मेरे पास जितना बचा हुआ है, तो ये माइनस करने से क्या मिलेगा मुझे बोल सकते हो, मतलब जैसे मान लो जीपी। जीपी तो सेल से प्रॉफिट लेस करने से जीपी मिलता है, सेल से कॉस्ट लेस करने से जीपी मिलता है, जीपी कैसे मिलता है, सेल वैल्यू से अगर कॉस्ट वैल्यू लेस कर देंगे तो मिलेगा जीपी, सोच के बताओ बोल सकते हो। मैंने इतना स्टॉक परचेस किया और उसको परचेस करते हुए इतना खर्चा हुआ और मेरे पास इतना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, तो इसका एडजस्टमेंट हमें क्या देगा ये बता सकते हो, मतलब ये दोनों चीज अगर एडजस्ट करते, ये इधर है ये इधर है, हाँ बोलो। Total cost. सेलिंग COGS. सीओजीएस, हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, सीओजीएस करेक्ट, कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे
कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा, मतलब पीएल एडजस्ट हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स समझो। ये सीओजीएस ही है, ठीक बोला है, सीओजीएस ही है। ये देखो, इसको हम लोग चाहे तो सीओजीएस बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए समझाना चाहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद सीओजीएस तब एप्लीकेबल होता है जब हम लोग पीएल वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। मतलब सीओजीएस और सीओएस मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स में फर्क क्या है? सीओजीएस में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अगर लग जाता है तब वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। मतलब हम लोगों ने ना मार्केटिंग करने का भी कुछ खर्चा किया, इसीलिए अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का सिर्फ ये नहीं है, उसमें ये ऐड होके ये हो गया है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग का खर्चा किया ही नहीं, जस्ट एक मिनट के लिए ऐसा सोच लो कि किसी ने मार्केटिंग वाला खर्चा किया नहीं, मतलब ये इन लोगों का जीरो है, ये इन लोग का जीरो है, तो जो सीओजीएस है वही सीओएस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि ये हम लोग का या तो इसे सीओजीएस बोल लो, एक बार समझाने के रिक्वायरमेंट के लिए हम इसे सीओएस ही बोल रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट मान लेते हैं कि हमारा कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा नहीं है, अगर ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा? हम लोग पीएल या ट्रेडिंग, मतलब एक्चुअली ये पीएल में ही ट्रांसफर होगा अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स का बात होगा, लेकिन फिर मुझे पीएल लिखना पड़ेगा, ऐसे करके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि पीएल में क्या क्या खर्चा आता है? पीएल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इस तरह का खर्चा आता है अगर अकाउंट करके करते हैं तो, जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है। तो ये पूरा खर्चा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? ट्रेडिंग एंड पीएल में, ठीक है। ये ट्रेडिंग एंड पीएल में ट्रांसफर होगा जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस्टिंग में इस पीएल का क्या नाम होता है बोल सकते हो? कॉस्टिंग में इस पीएल का नाम क्या होता है पता है तुम लोग को? जैसे ये ट्रेडिंग पीएल है, कॉस्टिंग में ऐसा ट्रेडिंग पीएल नहीं होता है, कॉस्टिंग में पीएल का नाम क्या होता है? कॉस्टिंग पीएल। तो अगर हम लोग सारे खर्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये वाला एंट्री कैसे होगा? अगर ये पूरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ये मिला के अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो रहा है, ये पूरा एडजस्ट करके, तो ये टू कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ये साइड में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा ट्रेडिंग पीएल में। तो एंट्री क्या हुआ? ट्रेडिंग एंड पीएल डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ट्रेडिंग पीएल के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। तो ये देखो ट्रांसफर एंट्री, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना तो पीएल डेबिट होगा, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का खर्चा ट्रांसफर हो गया। देखो आई थिंक समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग जो भी खर्चा किए हैं अब तक हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद और कोई खर्चा नहीं था, अब हम लोग बोल रहे हैं ये पूरे खर्चे को क्लोज करेंगे कहीं पर। कहाँ क्लोज करेंगे? नॉर्मली सोचो ट्रेडिंग पीएल में खर्चा क्लोज होता है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का, पीएल में पीएल का। अब यहाँ पर तो ट्रेडिंग पीएल अलग अलग नहीं है तो हम लोग उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये खर्चा यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, ट्रांसफर का मतलब क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सेल्स। सेल्स का क्या होगा? यहां से देखो क्या होता है, सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल, तो ऐसे समझ के बोलो कि क्या एंट्री होगा? सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल। बट हम लोगों के लिए यहाँ पर कॉस्टिंग में क्या एंट्री होना चाहिए? बोलो, बोल पाओगे? सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल हो रहा है ना, क्लोजिंग, ट्रांसफर ऑफ सेल्स कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ सेल्स, सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल, उसको यहाँ कॉस्टिंग में क्या लिखेंगे? सेल्स टू ट्रेडिंग पीएल तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे बोलो? ट्रेडिंग पीएल को कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? अभी तो सीखा है। कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल, और सेल्स को क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे, ठीक है। सेल्स को क्या लिखेंगे? सेल, सॉरी सेल्स को सेल्स नहीं लिख सकते हम लोग, ये नॉमिनल अकाउंट है। देखो वैसे ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इनका अपना एक होता है ना कि हम लोग वो नाम यूज नहीं करेंगे, तो इसके जगह ये लोग क्या यूज करेंगे पता है? ये प्रॉपरली नहीं यूज करेंगे, इसके जगह क्या यूज करेंगे? तुम लोग बताओ, सेल करने से क्या आएगा? सेल करने से क्या आएगा? क्योंकि इसके जीएलए। बाद हाँ जीएलए, सेल करने से पैसा आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जीएलए यूज करेंगे, ठीक है। जीएलए अकाउंट डेबिट, जीएलए अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग बिल, ये वाला हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेच के प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो क्या होगा? ठीक है, अब 3 ही एंट्री बाकी है, इसके बाद क्वेश्चन ही करेंगे हम। यहाँ पर देखो, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन
सेल। सेल करके अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पर क्या होता है, ट्रेडिंग पीएल टू जीपी, सोच के बताओ क्या होगा? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। टू इसको क्या लिखेंगे? टू जीएलए, करेक्ट। और अगर सेल लॉस हुआ तो लॉस भी तो हो सकता है, तो ग्रॉस जीएलए लॉस। अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएल। तब रिवर्स एंट्री हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉस हुआ तो इधर बाई जीपी आता, ठीक है। तो जीपी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? जीपी के जगह हम लोग लिख देंगे जीएलए। टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। अच्छा, और लास्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अगर हो जाए तो, ये वाला नहीं लिखवाया मैंने। अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो क्या एंट्री होगा? देखो सेल्स रिटर्न भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, सेल्स रिटर्न इससे नीचे डिडक्ट करते हैं। अगर डिडक्ट नहीं करते तो इधर लिखते। सोचो ना, अगर डिडक्ट करके नहीं लिखते तो हम लोग इधर दिखाते, क्या होगा बोलो? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्टिंग पीएल? ट्रेडिंग पीएल टू सेल्स रिटर्न ना, ट्रेडिंग पीएल यस टू मैम। सेल्स। क्या हो जाएगा? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस का जरूरत है। हम लोगों ने काफी सारा लिखा, प्रैक्टिस के साथ साथ हम फिर से बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे, फिर से बताएंगे, क्योंकि मुझे तो बताना ही पड़ेगा। ये देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग का मतलब लास्ट क्लास का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और अभी तुम लोगों ने जो सीखा उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला देखो, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर क्या दे रखा है? एज ऑन 31st मार्च द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन ए फर्म कॉस्ट लेजर। एक फर्म के कॉस्ट लेजर में ये सारे दिख रहा है। ये क्या बना हुआ है? ये क्या बना हुआ है बोल सकते हो? बोलो, ये क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसे टोटल हो गया, ये क्या बना हुआ है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। करेक्ट, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ लेजर्स, टोटल ऑफ लेजर्स, ठीक है। ये लेजर्स का क्या है? ये लेजर्स का बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस ऑफ लेजर भी होता है, टोटल ऑफ लेजर करके भी होता है। नॉर्मली क्वेश्चन बैलेंस ऑफ लेजर का ही हमें दिया हुआ रहेगा। टोटल ऑफ लेजर से भी ट्रायल बैलेंस बनता है, हम ये बताना चाह रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ट्रायल बैलेंस 11 में थोड़ा सा भी याद आ रहा है, तो दो तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है, आइदर बैलेंस ऑफ लेजर से या फिर टोटल, जो टोटल करते हो ना दोनों साइड, उससे ही बनता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो बैलेंस ऑफ लेजर ही यूज होता है। मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल में ये बैलेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस में ये बैलेंस है, फिनिश गुड्स फिनिश स्टॉक लेजर। अब देखो, अब फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स क्या कुछ अलग हुआ? नहीं, फिनिश स्टॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। फिनिश स्टॉक या फिनिश गुड्स कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हो सकता है कहीं पर अलग नाम यूज हो जाए, तो ये गुड्स या स्टॉक में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब ये कौन सा वाला है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब कौन सा वाला बता सकते हो? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, मैन्युफैक्चरिंग का 3 मतलब मैंने बताया था, फैक्ट्री होता है या फिर क्या होता है, वर्क्स होता है। अब अगर क्वेश्चन में दे दे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, या फिर क्वेश्चन में दे दे वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल, तो फिर ऐसा बात नहीं कि तुम लोग इसको ढूंढो कि क्या होगा, एक ही बात है ना। कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट में मैंने बता रखा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वही फैक्ट्री है, वही वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये बैलेंस हमें बता रखा है। फिर इसके बाद क्या करने बोला है देखते हैं। ये हो गया। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया मेरा ना। ये क्वेश्चन ठीक है, हम तुम लोग को ठीक करके दे देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये है क्वेश्चन का ये पार्ट है, ठीक है। ये पीछे चला गया बाई चांस। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स द फॉलोइंग आइटम एरोज, ठीक है। उसके बाद कुछ ये 3 मंथ्स के अंदर कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, रॉ मटेरियल परचेज, फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट
ऑफ सेल्स, मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, ठीक है, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ये सब रुपीज दे रखा है, तो ये सब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज वो ट्रायल बैलेंस का तो होगा नहीं। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या, जर्नल लेजर कंप्लीट हो चुका है, हमें बोला है जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो इस ट्रांजैक्शंस का होगा। राइट अप द अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स रेडी करना है, तो अकाउंट्स क्या क्या बनेगा, जो ट्रायल बैलेंस में है वो अकाउंट बनेगा, प्लस यहाँ पर जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो हो सकता है कुछ अकाउंट हमें मिल जाए, एंड शेड्यूल द बैलेंसेस, और हमें क्या करना है, चेक करना है कि बैलेंस कितना आ रहा है, स्टेटिंग दैट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट्स, स्टेटिंग दैट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो हमें ये भी करना है कि हमें सबसे पहले राइट अप करना है अकाउंट को और शेड्यूल द बैलेंसेस स्टेटिंग व्हाट ईच बैलेंस रिप्रेजेंट, और ये भी दिखाना है कि हर एक बैलेंस क्या दिखा रहा है हमें, मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, वो तो बैलेंस करने से पता चलेगा, बेसिकली जर्नल लेजर करना है, ठीक है, जर्नल और लेजर करना है, और उसके बाद हमें मतलब लेजर पोस्टिंग भी करना है। तो सबसे पहला जर्नल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट बता रहा है इतना, मतलब इतना सारा फिनिश स्टॉक बन रखा है, कॉस्ट में बता रहा है, तो बता सकते हो फिनिश गुड्स का इतना वैल्यू है, इसका एंट्री क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन का एक बार नंबर लिख लेते हैं, फिर बताते हैं, देखो क्या होगा। जर्नल एंट्री आर एज फॉलोज, जर्नल के साथ साथ लेकिन लेजर भी करना पड़ेगा। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब बताओ फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट बता रहा है इतना है, मतलब हमारा फिनिश गुड्स इतना बन चुका है ये बताया जा रहा है, तो इसका एंट्री क्या होगा, अगर फिनिश स्टॉक हमारा बन रहा है इतने का तो एंट्री क्या होगा, इसका मतलब WIP से फिनिश गुड्स बना है इतने कॉस्ट का, तो क्या एंट्री होना चाहिए, बोलो देख के बताओ। अगर हमारा क्या बोल रहा है, इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि WIP से ट्रांसफर हो चुका है, आज ही पढ़ा हम लोगों ने, फिनिश्ड गुड्स में 2 लाख, उसका वैल्यू है 2,10,835, बताओ। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। तब हम लोग क्या लिखेंगे, फिनिश्ड गुड्स, या फिर स्टॉक भी लिख सकते हो, इसके साथ कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, स्टॉक गुड्स एक ही बात है। तो फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, अब इसको तुम लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख सकते हो, WIP कंट्रोल भी लिख सकते हो, लेजर कंट्रोल भी लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,10,835, 2,10,835 ये हो गया। तो हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, क्योंकि ये तुम लोग का अकाउंट्स के जैसा वैसे डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, बोला इनकर्ड मतलब हम लोगों ने इतना खर्चा पे किया, ठीक है। अब सोच के बताओ क्या एंट्री होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। अब क्योंकि फैक्ट्री लिखा हुआ नहीं है तो तुम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लिख भी सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग लिख दे, मैन्युफैक्चरिंग यूज हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, पे किया है ना, तो टू GLA मतलब जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, 91,510, ठीक है। अब लैंग्वेज ना तुम लोग को समझना पड़ेगा कि एंट्री करोगे तो क्या पढ़ के क्या समझना है, उस हिसाब से एंट्री होगा। अच्छा, थर्ड नंबर यहाँ पर बोला है रॉ मेटेरियल परचेज्ड,
बताओ, ये आसान है। रॉ मटेरियल परचेस्ड, तो क्या एंट्री होगा? मैम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कंट्रोल अकाउंट जीएलए। डेबिट टू जीएलए। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ठीक है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल। अच्छा, ये लेकिन CLC भी होता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। साथ साथ ना दो दो नाम याद रखो, कहीं क्वेश्चन में CLC दे दिया फिर सोचोगे ये CLC क्या है, तो दो दो नाम याद रखो, ठीक है, क्योंकि क्या नाम देगा क्वेश्चन में वो तो नहीं पता ना, क्योंकि हर तरह का यूज है। तो 1,23,000 यहाँ पर लिखेंगे, 1,23,000, 1,23,000। फोर्थ नंबर एंट्री क्या बोला है देखते हैं पहले। फैक्ट्री वेजेस बोल रहा है, फैक्ट्री वेजेस मतलब ये क्या हो जाएगा? फैक्ट्री वेजेस कुछ नहीं बोला है, मतलब पेड है ना। फैक्ट्री वेजेस हम लोगों ने पे किया है, तो क्या एंट्री होगा? वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। कितना था? 50,530। नहीं, गलत लिख दिया ना। हाँ, 50,530, ठीक है, 50,530 सही है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर फिर बोल रहा है इनडायरेक्ट वेजेस, ये भी पेड ही है, कुछ नहीं बोला है, मतलब पेड है। इनडायरेक्ट वेजेस पे करने से क्या एंट्री होगा? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। नहीं, देखो, पेड है, इनकड नहीं बता रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इनकड वाला भी एंट्री करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेटेरियल खरीदा फिर मेटेरियल को यूज किया, ठीक है। मतलब एक इनकड और एक एब्जॉर्ब्ड, वो हर एक क्वेश्चन में नॉर्मल सा बात है। जैसे मान लो सेल करते हो तो कैश टू सेल या डेटर टू सेल होता है, फिर उसे क्लोज करते हो ना कहीं अप्लाइड तो करते हो। उसी तरह से जब हम लोग फैक्ट्री वेजेस पे कर रहे हैं तब हम लोग का एंट्री हो जाएगा। ये क्या एंट्री है? अगर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचेंगे तब ये क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, ये देखो हम वेजेस वाले में जाते हैं। देखो ये ना, ये सारा पॉइंट थोड़ा सा जो है कभी कभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है हम लोग का। ये देखो पहले यहाँ पर आ जाते हैं, मेटेरियल हो गया यहाँ पर, ये देखो वेजेस, ठीक है। वेजेस देखो, वेजेस पेड का मैंने क्या एंट्री सिखाया था? वेजेस टू कैश होता है तो वेजेस टू जीएलए, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, ठीक है। अब अगर डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं तो WIP टू वेजेस कंट्रोल, और अगर इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। दैट इज एलोकेशन या फिर एब्जॉर्ब या फिर अप्लाइड। और पेड का एंट्री क्या होगा? वेजेस टू कैश यानी वेजेस टू जीएलए, यानी और भी मॉडिफाई करके वेजेस लेजर टू जीएलए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है? यहाँ पर बोला है फैक्ट्री का वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, वेजेस बोलो या लेबर बोलो। मान लो यहाँ पर भी लेबर लिखा हुआ है तो भी बात एक है, या फिर यहाँ पर वेजेस लिखा हुआ है तो भी बात एक है। वेजेस और लेबर में तो कोई फर्क नहीं है। हमें अगर फर्क दिख रहा है, एक बोल रहा है इनडायरेक्ट और एक बोल रहा है फैक्ट्री, तो मुझे ये बताओ कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट। ये तो साफ साफ बोल रहा है कि ये इनडायरेक्ट लेबर का अमाउंट है, फिर ये कौन से लेबर का अमाउंट है? फैक्ट्री वेजेस का मतलब ये कौन से लेबर का अमाउंट है? अगर ये डायरेक्ट। इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि रिलेटेड विद प्रोडक्शन है। इसका मतलब अगर फैक्ट्री के जगह डायरेक्ट वेजेस लिखे तो ये डायरेक्ट वेजेस, ये इनडायरेक्ट वेजेस। लेकिन जब हम लोग इनकड करते हैं तो दोनों केस में एंट्री क्या होता है? देखो, जब पे करते हैं, एलोकेट जब करते हैं तब अलग अलग जगह पे करेंगे। मतलब हम लोग लेबर को जब पेमेंट करेंगे तो हमारे पास से पैसा चला गया, ये मेन बात है। लेकिन उस पैसे को हमें कहाँ कहाँ दिखाना है वो तो एक अलग अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया। जैसे तुम लोग कभी कंपनी अकाउंट्स करते हो तो तुम लोग क्या करते हो? मान लो एप्लीकेशन का पैसा मिला तो तुम लोग क्या लिख देते हो? हम लोग डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन हम लोग क्या दिखाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम में शेयर इशू किया 12 रुपए का, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट क्या अलग अलग करते हो? बैंक 10 और फिर बैंक 2, ऐसे तो नहीं करते ना हम लोग। हम लोग क्या दिखाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से दिखाएंगे? 12 रुपए से। टू क्या दिखाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10 रुपया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना? 2 रुपया। ये हो गया ट्रांसफर,
कहाँ कहाँ एलोकेट किया पैसे को, ये कैपिटल में दिखाया, ये प्रीमियम में दिखाया, लेकिन मिला कितना, 12 रुपया। वैसे ही वेजेस जब पे कर रहे हैं, कैश का कभी बाइफर्केशन ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से कैश को, अब हम लोग जिनसे पैसा लेंगे उन लोग कैसे बोलेंगे, रुको पहले 10 दे दो, ये कैपिटल का है, फिर 2 रुपए अलग से दो, ये प्रीमियम का है। ऐसा कौन देगा, वो तो 12 रुपए देगा। मान लो एक दुकान में जाके 4-5 तरह का चीज खरीद रहे हो, ग्रोसरी शॉप में जाके खरीद रहे हो, मैगी खरीद लिया, बिस्किट्स खरीद लिया, दाल चावल खरीद लिया। अब ऐसे बोलेगा दाल का पैसा पहले दे दो, फिर मान लो वहां से 50 रुपए दिए, फिर बिस्किट्स का जो है 60 रुपए दिया, फिर मान लो जो है मैगी का 10 रुपया दिया। क्या ऐसे अलग अलग देंगे या एक साथ दे देंगे, दे देंगे। अब उनको सोचना है भाई उनको कैसा अपना पैसे को अलग अलग अकाउंट में दिखाना है। अगर उन्होंने सोच रखा है कि मुझे दाल चावल का अलग क्रेडिटर है, उनको क्या पेमेंट करना है, मुझे अलग अकाउंट बनाना चाहिए, तो वो अलग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। हम लोग जब वेजेस पे कर रहे हैं ना, तो मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है। अब उस आउटफ्लो को मुझे कहाँ कहाँ दिखाना है, वो मेरा पॉइंट है। जैसे मुझे 12 रुपए मिला शेयर इशू करके, 12 रुपए मिला, कैश फ्लो 12 रुपए का दिखाओ। अब उसको कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे वो बात अलग होता है। हमें प्रीमियम पे 2 रुपए दिखाना है, कैपिटल में 2 रुपए दिखाना है, तो ये हो जाता है अप्लाइड करना। ठीक है, तो अभी तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। अगर मेरा बात समझ में आया है तो मुझे बोलो कि इसका आंसर क्या होगा। फैक्ट्री वेजेस का मतलब हम लोग अगर इसको डायरेक्ट वेजेस लिखते हैं या इसको डायरेक्ट लेबर लिखते हैं या इनडायरेक्ट लेबर, तो भी तो बात एक है, कुछ अलग बात तो है नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर को पे कर रहे हैं और इनडायरेक्ट लेबर को पे कर रहे हैं, तो उस केस में तुम लोग बताओ अब मुझे एंट्री क्या करोगे, मुझे बताओ दोनों केस में फिर एंट्री क्या होगा, बताओ। मैम वेजेज कंट्रोल टू जीएलए में दोनों डाल देंगे, जो 721 और 95 टोटल। तो दोनों ही दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब टोटल करके दिखा देंगे। तो वेजेस कंट्रोल यहाँ पर कितना दिखाएंगे, 50,530। ठीक है, 50,530 प्लस ये वाला भी दिखा देंगे, यानी 21,665। या तो ऐसे दिखा दो या तो 2 बार लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ दिखा देते, क्योंकि यहाँ पर तो नैरेशन का उतना मतलब नहीं बनता है कि हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो टोटल करने से जितना आ रहा है उतना दिखाएंगे। कितना आ रहा है, 72195। 72,195। अब इसको अप्लाइड भी तो करके दिखाना है। अब मुझे बोलो जो डायरेक्ट लेबर है, टोटल इतना पेमेंट कर लिया, डायरेक्ट लेबर को कहाँ चार्ज करोगे, मतलब कहाँ अप्लाई करोगे। डायरेक्ट लेबर को अभी दिखाया था, डायरेक्ट लेबर को कहाँ चार्ज करेंगे, देखो तुम लोगों ने खुद लिख रखा है, कॉपी पे। WIP WIP में। और इनडायरेक्ट वाले को कहाँ चार्ज करेंगे, हमें बोला नहीं इनडायरेक्ट कहाँ का है। तो पॉपुलर क्या होता है, फैक्ट्री फैक्ट्री से, ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। तब हम लोग सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देंगे ना, कुछ नहीं बोला हुआ रहता है तो फैक्ट्री ओवरहेड बिल्कुल कॉस्ट शीट से रिलेटेड बात है। ठीक है, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहे हैं। अब हम लोग दिखाएंगे कि एलोकेशंस का, तो एलोकेशन कहाँ पर कर रहा है, डायरेक्ट लेबर है तो WIP में भेजेंगे, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड। और जो इनडायरेक्ट लेबर है कुछ नहीं बोलेगा तो कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका फिर 2 एंट्री करेंगे, इस तरह से होगा। 5th नंबर में दिखाते हैं, तो एंट्री क्या लिखेंगे, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल। ठीक है, वेजेस कंट्रोल का अकाउंट क्लोज हो रहा है ना, वेजेस कंट्रोल जैसे डेटर पैसा दे देता है तो उसका अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं, डेटर टू कैश टू डेटर करके, सेम उसी तरह से यहाँ पर कितना लिखेंगे, 50, जो डायरेक्ट वाला है, डायरेक्ट कितना है 5530। और ये बता भी दिया है फैक्ट्री का है, तो WIP वैसे भी डायरेक्ट वाला फैक्ट्री में ही जाएगा। इनडायरेक्ट 21,665। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल तो यहाँ पर भी क्रेडिट करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट। अच्छा, ये 50,530, ये 21,665, ये 21,665। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने रुपीस का है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कितने का है यहाँ पर, 1,85,890। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हो गया है। अब कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को
हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा कॉस्ट इतना इनकट हुआ है, तो कॉस्ट तो मेरा एक्सपेंस होता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होगा। जैसे हम बताना चाहते हैं मेरा इतना फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स कहाँ से ट्रांसफर होके आया? WIP से। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ पर से ट्रांसफर होके आया? फिनिश गुड्स से। ये जैसे WIP से फिनिश गुड्स का बात है, ये फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल का बात है ना? ये फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स का बात होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? आज ही कॉस्ट ऑफ सीखा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। सही। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल। 1,85,890। अब 8th नंबर, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर में देखते हैं क्या बोला है। मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। बताओ, ये बोल सकते हो मेटेरियल हम लोगों ने प्रोडक्शन में भेज दिया तो मेटेरियल कम हो जाएगा, और जहां पर भेजा उसको डेबिट करेंगे, और मेटेरियल कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। बोलो। WIP स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP कंट्रोल, हाँ WIP में स्टोर लेजर नहीं लिखना है, WIP लेजर कंट्रोल, ये स्टोर नहीं है। हाँ, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। 1,27,315। 1,27,315 ये हो गया, ठीक है। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, ठीक है। सेल्स रिटर्न ना नॉर्मली सेल प्राइस होता है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस दे दिया है कि भाई सेल्स रिटर्न हुआ है जिस प्रोडक्ट का, उसका कॉस्ट इतना है 5380, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा सोच के बताओ। आज हम लोगों ने किया है सेल्स रिटर्न का एंट्री। मैंने क्या दिखाया था? मैंने यहाँ पर सेल्स रिटर्न का एंट्री तुम लोग को दिखाया है कॉस्टिंग PL टू GLA, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये सेल प्राइस पे मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस पे बताया? क्योंकि मैंने सेल्स रिटर्न ये सेल ट्रेडिंग प्राइस सेल प्राइस, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोग को सेल प्राइस नहीं बोला है, तो थोड़ा सा चेंज होगा। मुझे बताओ क्या होगा? सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट कॉस्ट। ऑफ सेल टू GLA। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू GLA होगा, ठीक है। GLA होगा, या फिर क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स तो ठीक हुआ है, थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि जब ट्रेडिंग में होगा ही नहीं तब तो GLA लिखेंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कॉस्ट में रिकॉर्ड होता नहीं है सेल्स रिटर्न। सोचो मेरे पास क्या आ जाएगा ब्रांच का, थोड़ा सा सोचो। अगर हम मेरा स्टॉक रिटर्न हो रहा है तो मेरे पास क्या वापस आ रहा है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। तो इसको क्या लिखेंगे? टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये बताते हैं, ठीक है। एक मिनट लिख ले। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस में नहीं था। अगर सेलिंग प्राइस में होता तो कॉस्टिंग PL होगा, यानी ट्रेडिंग PL। अब ये तो ट्रेडिंग PL नहीं है। अब अगर इसका मतलब ये हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर मेरा स्टॉक अकाउंट में ये जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा? फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, ठीक है। इस तरह से एंट्री होगा। इसको हम लोग डायरेक्टली कॉस्टिंग PL नहीं दिखा सकते। कॉस्टिंग PL का मतलब हो जाता है कि हम लोग ये वाला दिखा रहे हैं और यहाँ पर सेलिंग प्राइस में है, तो सेलिंग प्राइस होने से वो ये दिखेगा, ट्रेडिंग PL या कॉस्टिंग PL दिखेगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं हमारे पास इतने रुपीस का कॉस्ट का स्टॉक वापस आ रहा है, ये हम लोग फिनिश गुड्स लेजर। अगर तुम लोगों ने किसी ने भी कभी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस किया है, जैसे कि CA फाउंडेशन में होता है, तो वहां पर देख सकते हो जब हमारा स्टॉक रिटर्न होता है हम लोग उसको पहले सेल्स को कैंसिल करते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न में सेल्स, फिर उसको हम लोग स्टॉक दिखा देते हैं। तो जब हम लोग स्टॉक दिखाते हैं तब हम लोग उसको क्लोजिंग स्टॉक में जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तब हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग बोल के उसको प्रॉफिट लेस करके दिखाते हैं। वो वहां पर दिखाने का तरीका है। तो यहाँ पर कैसे दिखाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश स्टॉक लेजर, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट वाला लेजर है जहां पर हमारा फिनिश गुड्स कॉस्ट वैल्यू में दिखता है, उस लेजर का नाम है फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल।
तो हम लोग वहां पर उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को मेटेरियल रिटर्न किया, ये बोल सकते हो, बोलो। ये हम लोगों ने फर्स्ट दिन ही किया था, मेटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। क्या करते हैं, क्रेडिटर टू परचेस करते हैं, उसकी जगह क्या लिखेंगे, बोलो। GLA account debit to store ledger control. हाँ, GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर ম্যাম লেজার। বলছি এখানে এখানে স্টোর কন্ট্রোল লিখলে হবে না, স্টোর লেজার কন্ট্রোল লিখতে হবে। স্টোর কন্ট্রোল লিখলেও হবে, অসুবিধা নেই। লেজারটা লিখতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নয়, ঠিক আছে। যে মানে যদি কোনো একটা মিস হয়ে যায়, যে ওটা খুব বড় মানে ভুল হয়ে গেল, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, পুরো নামটা স্টোর লেজার কন্ট্রোল, ঠিক আছে। এবারে সেকে যেমন ন্যারেশন তো খুব ভালো করেও লেখা যায়, কিন্তু একটু আধটু যদি আমরা কম বেশি লিখি তো সেটা তো কোনো ভুল নয়, ওটা একটা লেখার প্রসেস, লিখতে লিখতে হয়ে যায়। তো এরকম স্টোর কন্ট্রোল লিখলেও হবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু পুরো নামটা লেজার কন্ট্রোল, ঠিক আছে। এবার লিখতে লিখতে কোথাও হয়তো লিখে ফেললে স্টোর কন্ট্রোল, তার মানে এটা নয় কি পুরো কেটেই দেবে, ঠিক আছে। স্টোর লেজার कंट्रोल पूरा नामटा। ये वाला कितना हो जाएगा, 2900। 11th नंबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन बोला है, सोच के बताओ। प्रोडक्शन में ये खर्चा हम लोग चार्ज कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, बोलो। ये पेड नहीं है, चार्ज टू प्रोडक्शन है, तो क्या होगा। पेड होने से तो पेमेंट का एंट्री होता है, ये है पेमेंट जो हुआ उसमें से कितना चार्ज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो जब पेमेंट क्या होगा तब क्या एंट्री करते हैं, तब हम लोगों ने क्या एंट्री किया होगा। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेसिकली मैंने जो नाम यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग के जगह, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, GLA, GLA। ठीक है। ये जब पेड कर रहे हैं, अब जब इसको इनकड करवाएंगे या चार्ज करवाएंगे या एब्जॉर्ब करवाएंगे, जो भी बोलो, तब क्या लिखेंगे, तब ये खर्चा मेरा थोड़ा सा कम होगा। तो टू क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, जितने से ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट किसको करेंगे, अगर हम लोग प्रोडक्शन में चार्ज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, वहां पर डेबिट करेंगे। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ये हमें कुछ बोला नहीं है, WIP। WIP, ठीक है। WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। WIP कंट्रोल या लेजर कंट्रोल, ठीक है। अब जैसे मैंने देखो अभी कंट्रोल लिख डाला लिखते लिखते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूज किया, एक तरह का यूज करना चाहिए, बार बार अलग अलग यूज करने से प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ नहीं, लेजर पोस्टिंग करोगे खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग यूज किया है ना, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ही यूज करेंगे। अगर कहीं मैंने फैक्ट्री लिखा है ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूज करो या तो फैक्ट्री, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर स्लैश दे के लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कि लेजर पोस्टिंग करते हुए ना फिर हमारा गलत हो सकता है हड़बड़ी में, तो एक ही नाम यूज करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग WIP टू, यहाँ लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ये तो लिखा नहीं है, चलो अभी लिख देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 77,200, ठीक है। अब ये तो हम लोग का कंप्लीशन हुआ सिर्फ और सिर्फ जर्नल, अब हम लोग को लेजर करना पड़ेगा, ठीक है। लेजर, ये देखो हमें बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर बोला है राइट अप द अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाना है, एंड शेड्यूल द बैलेंसेस, बैलेंसेस को यहाँ पर लिखना है, और हर एक बैलेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो बताना है। अब देखो ये वाला है उस क्वेश्चन का पार्ट, ठीक है, जो मेरे से थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो तुम लोग छोड़ो, वो हम ठीक करके ही देंगे तुम लोग को, डोंट वरी। अब हम लोग ये सारे लेजर को एटलीस्ट लिख लेते हैं जो ट्रायल बैलेंस में, उसके बाद एक्स्ट्रा कोई लेजर लिखना पड़ेगा, हम लोग लिख लेंगे। पहला लेजर हम लोग के पास क्या है, स्टोर लेजर कंट्रोल, ये लिख ले पहले, पहले बना लेते हैं यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल। अब कुछ नहीं करना है, अब तुम लोग को अकाउंटिंग प्रोसेस यूज करके अपना अकाउंटिंग टेक्निक तुम लोग को पोस्ट करना है, स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। आई थिंक इतना में हो जाएगा।
अपने हिसाब से एक मतलब एजम्पशन के हिसाब से जगह रख दो। स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या क्या आता है सोचो ना, उस हिसाब से रखो। स्टोर लेजर कंट्रोल में मैक्स टू मैक्स क्या आएगा? हम लोगों ने स्टोर में मटेरियल खरीदा होगा, उसको रिटर्न किया होगा, प्रोडक्शन में भेजा होगा और कुछ बचा हुआ होगा, यही हो सकता है और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा जो है अकाउंट बना लिया है और इसमें अमाउंट है 3,01,435 डेबिट। तो किधर लिखेंगे बोलो, कहाँ लिखना पड़ेगा और क्या बोल के लिखना पड़ेगा? तुम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर रुपीस का कॉलम बना लेना। क्या लिखेंगे, टू साइड या बाई साइड बोलो? डेबिट बैलेंस को किधर लिखा जाता है? टू साइड। टू साइड ही लिखेंगे ना। 3,01,435, ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट लेजर क्या बनेगा? WIP कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट लेजर बनेगा WIP कंट्रोल, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ये इसमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं WIP कंट्रोल। WIP कंट्रोल। अब इसमें भी बैलेंस दिया हुआ है तो इसको भी राइट डाउन कर लेते। 1,22,365 टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 1,22,365। अच्छा, और क्या लेजर है वो भी बना लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, ठीक है। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, फिनिश्ड। अब देखो यहाँ लेकिन स्टॉक है, हम लोगों ने ना हर जगह गुड्स गुड्स यूज किया है, तो उसका ध्यान रखना है। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू 51,945। टू बैलेंस BD, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। नेक्स्ट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। ये बनाया ना शायद मैंने, नहीं ये नहीं बना, ये बना लेते मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवर इसमें देखते हैं क्या बैलेंस है। ये क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। बाई 10,525। कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये ना सबसे मतलब इस अकाउंट में ना सबसे ज्यादा जगह रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग पेमेंट वगैरह लिखते हैं ना, तो ये लगभग थोड़ा सा ज्यादा ही होता है इसमें ट्रांजैक्शंस, तो इसका लिख लेते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल। हम लोगों ने लेकिन कॉस्ट लेजर कंट्रोल यूज नहीं किया है, हम लोगों ने GLA यूज किया है, CLC यूज नहीं किया है, लेकिन बात एक ही है। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो बाई साइड में लिखना पड़ेगा। $6,65,220 हो गया। ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से लेजर बना लिया। और हमें क्या लेजर चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कितना सारा लेजर बनाया, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 लेजर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर कुछ और लेजर चाहिए तो हम लोग बना सकते हैं, देख लेते हैं। और क्या लेजर हम लोगों ने पढ़ा था? फिनिश स्टॉक लेजर, ये हम लोगों ने बनाया है। देखो फिनिश स्टॉक लेजर हम लोगों ने बनाया है। WIP लेजर, WIP लेजर भी यहाँ पर था, हम लोगों ने बनाया। फिर बना है मैन्युफैक्चरिंग, ये भी बनाया। GLA यानी CLC का लेजर हम लोगों ने बनाया। स्टोर लेजर कंट्रोल, ये शायद हम लोगों ने नहीं बनाया, ये अगर हम लोग बनाना चाहते तो बना सकते। स्टोर लेजर कंट्रोल बनाया था शायद, हाँ स्टोर लेजर कंट्रोल भी बना था। अब जनरल ये तो बना हुआ है। वेजेस कंट्रोल ये नहीं बनाया होगा, ये था नहीं ना। अभी हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, हम लोगों ने जो जर्नल एंट्री किया उसके हिसाब से अगर कोई हमारा अकाउंट बनता है वो बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में करते हो ना, लेजर जर्नल करने के बाद फिर चेक करते हो कितने सारे लेजर या अकाउंट ओपन होंगे। वेजेस कंट्रोल का अकाउंट ओपन होगा, यहाँ पर मुझे दिखा ये बना हुआ है। WIP लेजर ये बना हुआ है, ये देखो WIP लेजर हम लोगों ने बना लिया है, तो ये भी जरूरत नहीं है। वेजेस कंट्रोल बना लिए। फैक्ट्री ओवरहेड बना हुआ है, वेजेस कंट्रोल बना लिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये नहीं बनाए। फिनिश गुड्स बना हुआ है, WIP बना हुआ है, स्टोर लेजर बना हुआ है। अभी बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस पेज में मुझे जो दिखा जो मिसिंग है वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, और देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। WIP लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर, अच्छा यहाँ पर ये वाला देख रहे थे। कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया, फिनिश स्टॉक ये बना हुआ है, GLA स्टोर लेजर, हाँ बाकी सब बना हुआ है। देखो सब बन गया, जो नहीं था वो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है? फिनिश गुड्स लेजर टू WIP लेजर, ठीक है। पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिनिश गुड्स लेजर टू WIP लेजर, तो फिनिश गुड्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा टू WIP लेजर। फिनिश गुड्स में हम लोग को लिखना पड़ेगा टू WIP लेजर, यहाँ पर बस पोस्ट करना है तुम लोग को, और कुछ नहीं। टू WIP लेजर कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर WIP लेजर कंट्रोल में हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। अब एंट्री क्या हो जाएगा? फिनिश स्टॉक में टू WIP कंट्रोल वैल्यू कितना था? 2,10,835, ठीक है। 2,10,835, 2,10,835। संगे संग तुम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करो। फिनिश स्टॉक लेजर टू WIP, तो WIP ढूंढो। WIP कहाँ है? वहां पर लिखो बाय फिनिश्ड गुड्स, ये वाला बाय फिनिश्ड गुड्स लेजर, फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल, ठीक है। 2,10,835, ठीक है। हम थोड़ा सा पेज चेंज कर रहे हैं, मुझे जितना टाइम लग रहा है तुम लोग को इससे कम टाइम लगेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू GLC, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू GLC 91,510, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू GLC, तो यहाँ पर लिख देते टू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक्चुअली देखो हम लोग के पास लेकिन कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, ठीक है। अब तुम लोग इसको क्या करोगे? इसको ऐसे जनरल लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम टाइम में क्या करना है ना, अगर जो लेजर अवेलेबल है वही लिखने से बेटर होगा। अभी मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख दिया है, जनरल लेजर कंट्रोल, तो इसको फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया टू जनरल लेजर कंट्रोल, ठीक है। टू जनरल लेजर कंट्रोल, और वैल्यू कितना है हम लोग का? जनरल लेजर कंट्रोल वैल्यू है हम लोगों का 91, ऐसा कुछ था। 91,510, चेक कर ले एक बार। 91,510, हाँ 91,510 है। अब क्रॉस पोस्टिंग भी करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाई जनरल लेजर कंट्रोल, बाई सॉरी जनरल लेजर कंट्रोल बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल 91,510, ठीक है। ये दो एंट्री का कंप्लीट पोस्टिंग हो गया। थर्ड वाला स्टोर लेजर टू GLC, स्टोर लेजर टू GLC, तो GLC में क्या लिखेंगे? बाई स्टोर लेजर, यहाँ पर लिख देते हैं बाई स्टोर लेजर कंट्रोल। अच्छा, वैल्यू कितना था? 1,23,000, और इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1,23,000,
अच्छा, स्टोर लेजर में लिखेंगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल 1,23,000। स्टोर लेजर में लिखना पड़ेगा टू GLA, ऐसे लिख देते, टू GLA। ये वाला हो जाएगा हम लोग का स्टोर लेजर में GLA हो जाएगा 1,23,000। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं वेजेस कंट्रोल टू GLA। तो वेजेस कंट्रोल में लिखेंगे टू GLA बोल के, ठीक है। और GLA में लिखना पड़ेगा बाई वेजेस कंट्रोल। GLA में लिखना पड़ेगा बाई वेजेस कंट्रोल। दोनों मिला के था, दोनों मिला के टोटल अमाउंट था यहाँ पर 72,195 आया था, ठीक है। 72,195 वेजेस कंट्रोल में क्या लिखेंगे, वेजेस कंट्रोल में लिखना पड़ेगा टू GLA, ठीक है, टू GLA 72,195। इसके बाद ही हम लोगों ने इसको अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब करवाया था, ठीक है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो एक हुआ था WIP टू वेजेस कंट्रोल, एक हुआ था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल 50,530 और 21,665, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले का एंट्री क्या होगा, सोचो, वेजेस कंट्रोल क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा WIP। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP कंट्रोल अकाउंट 50,530, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। ये डायरेक्ट वाला समझने के लिए लिख दो, वैसे एंट्री में मैंने बता रखा है जहां पर स्टार्टिंग में एंट्री किया। ये इनडायरेक्ट वाला ये हो गया 21,665, ठीक है। ये दोनों का हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया, शायद क्रॉस पोस्टिंग अलग अलग किया, हाँ अलग अलग किया है। कहाँ पर किया है इसका क्रॉस पोस्टिंग, वेजेस कंट्रोल में होना चाहिए। वेजेस कंट्रोल में हम लोगों ने सॉरी, ये तो वेजेस कंट्रोल है, WIP और मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लिखा, नहीं है अभी तक, लिखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा वेजेस कंट्रोल, और ये है 21,665, ठीक है। और एक हम लोग का WIP में चला जाएगा। WIP में हम लोग क्या लिखेंगे, टू वेजेस कंट्रोल, WIP में चला जाएगा टू वेजेस कंट्रोल बोल के 50,530 था, ठीक है। ये वाला 5 तक हम लोग का, सॉरी 5 क्या, हम लोग का कहाँ तक हो गया, यहाँ 6 तक हो गया। 7 कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, यहाँ पर लिखते हैं टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल। और फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल में बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू है हम लोगों का 1,85,890, 1,85,890, 1,85,890। और यहाँ पर पोस्ट कर लेते हैं 1,85,890, ये बन गया, ठीक है। ये कौन सा वाला हुआ, ये हम लोगों का ये वाला एंट्री हुआ, ठीक है। अब WIP टू स्टोर लेजर कंट्रोल, तो WIP में लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल 1,27,315, टू स्टोर लेजर कंट्रोल। वन लैख ट्वेंटी कितना बोला मैंने, स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या हो जाएगा, 1,27,000 शायद, 27,350, 1,27,315। और यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP कंट्रोल अकाउंट
1,27,315। ठीक है, ये अकाउंट मैंने लिख दिया। वैसे तो अकाउंट अकाउंट ही लिखना होता है, लेकिन हम लोग लिखते कहाँ है, पूरा लिखते तो नहीं है ना। पोस्ट जब करते हैं तो अकाउंट बोल के लिखना पड़ता है। अब लिखना नेसेसरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखने से बेटर होगा। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। लेजर पोस्टिंग में अकाउंट लैंग्वेज तो यूज होता है ना। अब हम लोग करते कहाँ है, हर जगह पे अकाउंट लिखते थोड़ी ना है। तो ये हो गया 8th। 9th नंबर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। ये मैंने गलत एंट्री कर दिया है। 9th नंबर वाला, 9th नंबर वाला रिटर्न था। 9th नंबर वाला रिटर्न था ना, मैंने, मुझे लग रहा है मैंने गलत एंट्री, रिटर्न होने से तो रिवर्स एंट्री होगा, फिनिश स्टॉक में आ जाएगा और ये टू कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। हाँ, ये मैंने ना रिवर्स एंट्री करना चाहिए था। देखो क्या गलत हुआ, ये रिटर्न वाला एंट्री था। ठीक है, कि हम लोगों का स्टॉक रिटर्न हुआ है लेकिन कॉस्ट में रिटर्न हुआ है। अब हम लोग अगर कॉस्ट वाला एंट्री दिखा रहे, मतलब हाँ देखो मैंने बोला भी लेकिन लिखा गलत है। जब हम लोग अगर इसको ऐसे दिखाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट दिखाएंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग दिखाएंगे। अगर हम लोग के पास स्टॉक रिटर्न आ रहा है ना, ऐसे करके दिखाएंगे तो स्टॉक डेबिट होगा ना। तो मैंने तो स्टॉक को क्रेडिट कर दिया, स्टॉक क्रेडिट करने से तो कम हो जाएगा। ये गलत हो गया ना, रिवर्स होगा, ये गलत एंट्री हो गया, ये रिवर्स होगा, स्टॉक डेबिट होगा। स्टॉक आ रहा है तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल तो मेरा बढ़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये गलत हो गया है। फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्यों, देखो कॉस्ट मतलब क्या, जो हम लोगों ने इनकर्ड किया है प्रोडक्शन करने में, जब बेच देते हैं उतने कॉस्ट को रिवर्स कर देते हैं। अगर रिटर्न आ रहा है तो उतना कॉस्ट फिर से क्रेडिट हो जाएगा, उतना कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या लिखना पड़ेगा, बाई फिनिश स्टॉक लेजर बोल के, ये 5380 है ना, बाई फिनिश स्टॉक लेजर बोल के यहाँ पर लिखेंगे, बाई फिनिश्ड गुड्स या फिर स्टॉक लेजर कंट्रोल कॉस्ट, ये रिटर्न। ठीक है, कॉस्ट बोल रहे, कॉस्ट में है तभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा है। अगर कॉस्ट में नहीं होता, सेल्स में होता, तो वो कॉस्टिंग पीएल में आ जाता डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हो गया 5380। अच्छा, और इसके बाद वाला एंट्री जीएलए टू स्टोर लेजर कंट्रोल। ठीक है, ये रिटर्न हुआ है, जीएलए टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में क्या लिखेंगे, बाई जीएलए। ठीक है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल में हम लोग को लिखना पड़ेगा बाई जीएलए। तो बाई जीएलए कितना वैल्यू है, 2900। और जीएलए में लिखेंगे टू स्टोर लेजर कंट्रोल, टू स्टोर टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कितना 2900, 2900। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, WIP कंट्रोल टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है, WIP कंट्रोल ये रहा, यहाँ पर टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। इसका वैल्यू है 77,200। और इसका क्रॉस पोस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में बाई WIP कंट्रोल, यहाँ पर लिख देते हैं बाई WIP कंट्रोल 77,200। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब हम लोग को क्लोज करना है। हम एक बार बता देंगे कि हर एक अकाउंट में हमें क्या समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये है स्टोर वाला अकाउंट, तो सिंपल सोच के देखो, मतलब ये वो अकाउंट है जहां पर हम लोगों के पास रॉ मटेरियल आ रहा है। तो पहले से इतने रुपीस का रॉ मटेरियल खरीदा हुआ था, हम लोगों ने इतना और खरीदा, तभी एंट्री हुआ। देखो स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट, मतलब स्टोर में जो है रॉ मटेरियल आया, यानी अगर अकाउंट के हिसाब से देखो परचेज टू कैश है ना, इतना हम लोगों ने खरीदा, तो हम लोग के पास टोटल इतना
कितना रॉ मटेरियल होगा, अगर हम लोग ये साइड टोटल करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम लोग के पास कितना टोटल रॉ मटेरियल है वो पता चलेगा। एक बार टोटल कर ले, क्योंकि मुझे इधर ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करो कितना होगा, 534424 4,24,000। 4 हाँ बैलेंस बता दो। बैलेंस बताओ कितना। 301,435। 301,435 नहीं, यहाँ तो कुछ और ही बोल रहे हैं। गलत हो रहा है शायद, देखो तो चेक करें हम, कुछ गलत हो गया देखो। 424 मैम 294,220। 294,220, हाँ 294,220। अब ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, समझो, समझने से याद रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। एक बार अकाउंट रीड करने भी आना चाहिए लेजर के साथ साथ। तो हमारे पास इतना मेटेरियल था। अब WIP कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, WIP कंट्रोल डेबिट किया और स्टोर लेजर को क्रेडिट किया। इसका मतलब इतने से इतना मेटेरियल हम लोगों ने प्रोडक्शन में भेज दिया, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, बाई GLA, मतलब GLA टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ये क्या बता रहा है बोल सकते हो, जस्ट देख के अगर बोल सकते हो तो फिर तुम लोग इसको सीख जाओगे जल्दी। GLA मतलब क्या है, GLA मतलब जरूर कोई पर्सनल या रियल अकाउंट रहा होगा, तभी हम लोगों ने GLA यूज किया। तो वो टू स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट हो रहा है मतलब, बोलो। रिटर्न आ रहा है। रिटर्न आ रहा है, रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से इतना मटेरियल यूज कर लिए, इतना मटेरियल रिटर्न हो गया, तो बाकी ये क्या है, मटेरियल का बचा हुआ बैलेंस, यही बता रहा है। लेकिन ये अपना कॉस्टिंग का तरीका है, इसलिए नाम वाम थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। कितना मटेरियल खरीदे थे, कितना यूज हुआ, कितना रिटर्न हुआ, तो कितना बचा हुआ है। अब देखो WIP कंट्रोल, इसको क्लोज करते हैं। ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, WIP कंट्रोल को किधर क्लोज करें, इधर ही ज्यादा दिख रहा है ना, क्लोज करो। मैम 377,410। 377,410, इसका भी देखो कितना आएगा बैलेंस। बाई है तो बाई लिखेंगे, 166,575। 166,575, ठीक है। ये हो गया, बैलेंस आ गया। इसको रीड करते हैं, देखो क्या बोल रहा है। WIP कंट्रोल मतलब जहां पर प्रोडक्शन होता है, सेमी फिनिश गुड्स का बात बता रहा है, ठीक है। तो इतना मेरा सेमी फिनिश्ड था, ठीक है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस में इतने रुपीस का हम लोगों ने खर्चा कर रखा था प्रीवियसली, तभी तो ये ओपनिंग दिख रहा है। प्रीवियसली सेमी फिनिश गुड्स का टोटल ये है। इस बार हम लोगों ने प्रोडक्शन करने के लिए वेजेस का इतना खर्चा किया, इस बार हम लोगों ने प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल का इतना हम लोगों ने जो है कंट्रीब्यूशन किया, और हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट खर्चा वो कुछ इतना किया है, ठीक है। ये टोटल वेजेस का है, इसमें वेजेस का 50,530 ये डायरेक्ट वेजेस है ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट वेजेस है। और ये वाला क्या है, ये 77,200, ये वाला क्या है, ये बता सकते हो 77,200 क्या था। ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखे थे, तो ये क्या था बता सकते हो, ये कौन सा वाला खर्चा था। ये कब एंट्री होता है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब क्या होगा, बोलो। ये कौन सा खर्चा था, 77,200 वाला कौन सा खर्चा था, अगर बता सकते हो तभी ना समझ में आएगा। ये था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हम लोगों ने प्रोडक्शन में चार्ज किया, तभी तो WIP में दिख रहा है। WIP रिलेटेड विथ क्या है, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन, इतना सारा प्रोडक्शन में खर्चा पहले से कर रखा था। इस बार वेजेस का ये खर्चा किया डायरेक्ट, और ये मटेरियल का खर्चा किया, ठीक है। और ये बाकी मैन्युफैक्चरिंग यानी ये फैक्ट्री का खर्चा किया, ठीक है। अब इतना खर्चा करने के बाद फिनिश गुड्स कितना बना, इतना बना, और बाकी ये क्या हो गया, क्लोजिंग WIP। समझ में आया। ये सारे खर्चे करने के बाद तुम लोग कॉस्ट शीट याद करो। कॉस्ट शीट में जब तुम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में क्या ऐड करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो तुम लोग का क्या निकल के आता है, तब निकल के आता है
क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है। तो यहाँ पर वो मतलब जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन कर लिया है, जो अभी हम लोग बेच भी सकते हैं आफ्टर उसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लगाने के बाद, तो ये हम लोग का फिनिश गुड्स बन गया। ये हम लोग बेच सकते हैं ना, ये हम लोग का फिनिश गुड्स बन गया, मतलब फैक्ट्री का काम तो खत्म। तो ये बन गया WIP से क्या बन सकता है, WIP से फिनिश गुड्स। तो ये सारे खर्चे करके इतने फिनिश गुड्स बने, और बाकी ये बैलेंस क्या है, इसका मतलब ये क्लोजिंग WIP है, ये फिनिश गुड्स अभी तक नहीं बना है, नेक्स्ट ईयर में बन जाएगा, ठीक है। ये एंट्री इस तरह से, मतलब ये अकाउंट को इस तरह से रीड करना होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। WIP कंट्रोल के बाद ये आ गया फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल। अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, देखते हैं किधर ज्यादा है, ठीक है। फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल यहाँ पर इधर ही ज्यादा दिख रहा है, टोटल करो। मैम 468160। 468160, लेकिन यहाँ पर शायद मैंने एक चीज नहीं लिखा ना, टू WIP एक मैंने नहीं लिखा। अच्छा, इसका क्रॉस पोस्टिंग नहीं कॉस्ट हुआ। ऑफ सेल। हाँ ये वाला, ये कितना था, 5380, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग करने भूल गए थे, वो गलत हो गया था ना एंट्री यहाँ पर। टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कंट्रोल भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, कंट्रोल भी लिख सकते हो, लेजर कंट्रोल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल करने से, 6 8 कितना बोले, 160, और इधर बैलेंस करने से कितना आएगा, फिर हम समझाते हैं बैलेंस क्या होगा, बाई मैम 28220। 28 282270। 282270, ठीक है। अच्छा, मुझे ना कंट्रोल दिखा, तो तुम लोग चाहो तो कंट्रोल लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि लिखना नहीं है, ठीक है। तुम लोग चाहो तो कंट्रोल लिख सकते हो, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, अभी मुझे दिखा कि इसको कंट्रोल भी हम लोग, क्योंकि हर एक चीज को लेजर कंट्रोल लिख सकते हैं, मैंने पहले दिन भी बोला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी तुम लोग लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल या ओनली कंट्रोल चलेगा, ठीक है। लेकिन जितना कम लिखोगे उतना अच्छा, जितना ज्यादा लिखोगे लिखते लिखते ही टाइम चला जाएगा, ठीक है। जितना मिनिमम लिख सकते हो उतना ही बढ़िया मेरे हिसाब से। अब देखो फिनिश स्टॉक को रीड करते हैं, हम लोग के पास इतना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स था, ठीक है। अब ये एंट्री हमें क्या बता रहा है, फिनिश गुड्स टू WIP लेजर, मतलब हम लोगों का इस साल का ये है प्रीवियस ईयर, ये है करेंट ईयर का फिनिश गुड्स, है ना, ये है प्रीवियस ईयर का फिनिश गुड्स, ये है करेंट ईयर का फिनिश गुड्स। हम लोग इतना सारा स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल है, उसमें से हम लोगों ने इतना बेच दिया, तो इतना बचेगा। लेकिन अगर कुछ रिटर्न हुआ तो फिर से स्टॉक बढ़ेगा, सोचो, वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लैंग्वेज अलग है। क्या लिखा हुआ है, मेरे पास पहले से इतना फिनिश गुड्स था, मैंने इस बार इतना फिनिश गुड्स और बनाया, तो ये टोटल मेरा अवेलेबल फॉर सेल है, मैंने इतना बेच दिया, रिटर्न आ गया तो फिर मेरा यहाँ पर स्टॉक बढ़ गया, और उसके बाद मैंने चेक किया कि मेरा कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है इतना, 2,82,270, और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे अगर रीड करोगे तो आसानी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तुम लोग को लैंग्वेज जो है थोड़ा सा देख लेना है किस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। इसमें किधर ज्यादा दिख रहा है, इधर ही ज्यादा दिख रहा है, टोटल करो, इधर ही ज्यादा दिख रहा है। ये हो गया 5,7,1,13,175, और इसका बैलेंस कितना आएगा बाई साइड में, बताओ बैलेंस कितना आ रहा है। टू, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना तो टोटल ही नहीं है, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, 1,13,175, मैम 25,450। 25,450, हाँ ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हाँ ठीक है, 25,450, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब समझा देते हैं, देखो ये अकाउंट हमें क्या बता रहा है, ये क्या अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड टू जनरल लेजर कंट्रोल, मतलब हम लोगों ने इतना सारा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा जो है इनकर्ड किया है, मतलब पेमेंट किया है, ठीक है, इतना पेमेंट किया है, और हम लोगों ने
इनडायरेक्ट वेजेस को इतना पेमेंट किया है, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस में उसमें से इतना गया है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोगों ने जितना खर्चा सोच रखा था उसमें से इनडायरेक्ट वेजेस का इतना गया है 21,665, ये हम लोग का इनडायरेक्ट वेजेस में हम लोगों ने अपोर्शन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये दिख रहा है, ये नेगेटिव बैलेंस भी था, ठीक है। ये नेगेटिव, ये ओवरहेड का नेगेटिव बैलेंस भी दिख रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने क्रेडिट साइड में लिखा था। अब WIP कंट्रोल है 77,200, ये वाला क्या था WIP कंट्रोल? ये था मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। तो ये टोटल जो हम लोगों ने खर्चा किया उसमें से प्रोडक्शन में इतना हम लोगों ने अप्लाई किया है, और 21,665 जो है वो हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वेजेस का खर्चा चार्ज हुआ है। देखो हम लोगों ने टोटल इतना खर्चा इनकर्ड किया, उसमें से WIP में इतना खर्चा गया जो कि मैन्युफैक्चरिंग वाला था, ठीक है। ये डायरेक्ट था इसीलिए WIP में लिखा हम लोगों ने, और ये वाला वेजेस का खर्चा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस देखा कि कितना बच रहा है, पहले का नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है। और ये देखो हम लोगों ने इस बार इतना खर्चा किया, इतना खर्चा किया, टोटल इतना हुआ, और ये नेगेटिव बैलेंस था, और फिर ये एडजस्ट करने के बाद हमें ये दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का इतना बैलेंस आया। तो नेक्स्ट बार ये डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस BD बोल के, ठीक है। इतना खर्चा हमारा जो है ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में इतना खर्चा हमारा जो है ओपनिंग दिखेगा, ठीक है। ओपनिंग दिखेगा, जैसे यहाँ ओपनिंग दिख रहा है क्रेडिट साइड में, उस तरह से ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग दिखेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने इतना इनकर्ड किया, टोटल इनकर्ड किया। अब वेजेस कंट्रोल का खर्चा जो यहाँ पर क्लोज अप्लाइड हुआ है वो इतना है, ठीक है। तो टोटल ये इनकर्ड अमाउंट, ये वेजेस का अप्लाइड अमाउंट, और ये WIP कंट्रोल है, ये मैन्युफैक्चरिंग का अप्लाइड अमाउंट, उसके बाद एडजस्ट करके ये बैलेंस आया, ठीक है। क्योंकि ये तो हमें गिवन था बैलेंस, और ये व्हाइट कलर से जो लिखा हुआ है, बाकी ये वाला हम लोगों ने पोस्ट किया था। अच्छा, अब कॉस्ट लेजर कंट्रोल देखेंगे। कॉस्ट लेजर कंट्रोल का मतलब हम लोगों ने कहाँ कहाँ खर्चा पे किया था। ये देखो, ये मेटेरियल खरीदने का खर्चा है, सॉरी ये रिटर्न होगा, क्योंकि खरीदने से टू कॉस्ट लेजर होगा, है ना। तो इसका मतलब ये रिटर्न है जरूर, 2900 वाला रिटर्न ही था, देख सकते हो तुम लोग, ये रिटर्न ही होगा, क्योंकि इसका पढ़ के देखो ना, रिटर्न होगा तभी तो। रीड करो एंट्री को, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, मतलब सप्लायर को रिटर्न किया, तो एंट्री होता है हम लोग का क्रेडिटर टू परचेस। तो क्रेडिटर तो लिख नहीं सकते, उसके जगह हम लोगों को लिखना पड़ेगा GLC या CLC, तो ये रिटर्न हो गया। इतना मेटेरियल था, ठीक है। इसमें से हम लोगों ने कहाँ कहाँ मेटेरियल का खर्चा, सॉरी इतना मेटेरियल था बोल रहे, इतना हम लोगों के पास क्या था, कैश बैलेंस था, यस ठीक था। है। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने ये क्या किया, ये पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, ये पेमेंट किया, ठीक है। और ये हम लोगों ने क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया, तो इतना हमारा कम हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कितना कैश बच रहा है सारे खर्चे के बाद, ठीक है। कुछ बच रहा है कि क्या हो रहा है देखेंगे। 951,905 951,925, 25 नहीं हो रहा है, 105 है। 05, ये तो 220 है, 91510 है, 1,23,71,195। चेक करो तो आंसर तो ये दे रखा है, गलत भी हो सकता है कभी कभी। 665,220, 91150, 1,23,000, So 951,925 72,195, हाँ 9519। ये लो, मेरा कुछ और ही आ गया, ये आ रहा है ना, 9519 यस के यस माइनस 2900 कितना आ जाएगा फिर, टू बैलेंस CD करके 949025 949025, ठीक है। ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉस्ट, एक्चुअली ये सिर्फ कॉस्ट बता रहा है, ये नहीं बोल सकते कॉस्ट लेजर कंट्रोल है, क्योंकि ये तो रियल अकाउंट भी है एज वेल एज, ये कौन सा अकाउंट है बताओ, ये रियल अकाउंट भी और कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी है ना। तो रियल पर्सनल का ये बैलेंस दिख रहा है, तो बेसिकली ये हम लोग का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट बार उधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारा ही पेमेंट ऐसा हुआ है, बाकी हम लोग पढ़ के जरूर बोल सकते हैं, वैसे ये रियल और नॉमिनल का है। अब हम लोग पढ़ के देख सकते हैं कि 91,510 किस चीज का खर्चा था, तो उस हिसाब से हम लोग बोलेंगे ये मेटेरियल खरीदने का था, तो फिर ये परचेस, ये पेमेंट किया था, मतलब ये रियल अकाउंट की तरह काम किया, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसको क्लोज करेंगे। वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल ना टैली हो जाएगा। क्यों टैली हो जाएगा, हम लोगों ने वेजेस का इतना खर्चा इनकट किया था, उसमें से जो है पार्ट पार्ट अमाउंट
डायरेक्ट को चला गया इनडायरेक्ट को, और ये टोटल कंप्लीट हो गया। तो 70 to 195 इधर भी टोटल। ठीक है। अच्छा, अब बचा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको कैसे क्लोज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को? कॉस्ट ऑफ सेल्स पहला बात है कि हमें बता क्या रहा है, हमें ये बता रहा है कि हमारे पास इतना सारा स्टॉक था जिसको हम लोग बेच सकते थे, इतना कॉस्ट का स्टॉक था, उसमें से इतना रिटर्न हो गया। तो बाकी क्या हो गया? उसमें से इतना रिटर्न हो गया। ये क्या था? ये 1,85,890। हमने ये बेचा था, हाँ, तो फिर बाकी क्या हो जाएगा? ये रिटर्न, तो बाकी क्या हो गया? सेल कंफर्म हो गया। ये बेचा था 1,85,890। एक बार चेक करते हैं, 1,85,890 क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ सेल्स था। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब देखो, मतलब कॉस्ट शीट की तरह सोचेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब हम लोग इतना स्टॉक चाहे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब तो हम लोग बेच ही सकते हैं ना। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, ये इतना बेचा, इतना रिटर्न हो गया। तो बाकी इसको क्या लिखना चाहिए हमें? एक मिनट, ये हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये एक्चुअली ट्रांसफर किया। ये देखो, ये वाला एंट्री एक बार देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर, जो आज हम लोगों ने सीखा। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, मतलब हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं जो गुड्स हम लोग अवेलेबल फॉर सेल है उसका कॉस्ट क्या है। इस एंट्री का मतलब क्या है? जो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। क्योंकि एक चीज तुम लोग सोचो, हम लोगों ने इस तरह का कॉस्ट शीट किया है कि 10 यूनिट, हमारे मान लो हम लोग के पास 10,000 यूनिट है जो कि हम लोग बेच सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का सीओजीएस है। लेकिन हम लोग अगर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेकिन हम लोग अगर 9,000 यूनिट ही बेचेंगे ना, तो हम लोग सिर्फ उसी पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लगाएंगे, बाकी पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो जाएगा जितना गुड्स हम लोग बेचना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसी पे हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। तो ये क्या एंट्री था? ये हम लोग देख रहे थे कि कितने पे हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लगाने से ही तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। तो इसका मतलब हम लोग इतना स्टॉक जो है ये बेच सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब इतना स्टॉक जो है हम लोग बेच सकते हैं, जिसपे हम लोगों ने मार्केटिंग का खर्चा भी कर रखा है। और इतना 5,380 हम लोग का रिटर्न हो गया है। तो बाकी बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कितना आ रहा है बताओ? 1,85,890, यहाँ पर हो गया 1,85,890। तो बाकी बैलेंस कितना आएगा? 1810310। हाँ, 180 नहीं, 180,510 आ रहा है। 1810310। 185,890 माइनस 5,380, 180,510 आ रहा है। देखो 180,510। ठीक है, ये बैलेंस बच गया कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ये बैलेंस बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये ओपनिंग बैलेंस दिखेगा। ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें बोला था ना कि बताओ कि ये लेजर क्या बोल रहा है, तो इससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बना देंगे। ठीक है, कि क्या हो रहा है। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में दो साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, रुपीस रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट बना है वही लिखेंगे। स्टोर लेजर WIP कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। और क्या लिखा था? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। तुम लोग पूरा चाहो तो लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी नया बनाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल भी लिख सकते हो। ठीक है, पूछ रहे थे ना कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हो। और कॉस्ट लेजर मतलब GLA। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बैलेंस आया। SLC में बैलेंस आया है 2,94,220। बताओ ये ट्रायल बैलेंस के किधर लिखे, डेबिट या क्रेडिट? पता है, मतलब लेजर का कंसेप्ट क्लियर होने से बोल सकते हो। ये डेबिट साइड लिखेंगे कि क्रेडिट? ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड। डेबिट साइड, ये डेबिट बैलेंस। 2,94,220 WIP, ये वाला, ये भी डेबिट साइड 1,66,575।
1,66,575 फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल, ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट साइड 282270, 282270। अच्छा, ये वाला भी डेबिट 25,450, ये क्रेडिट होगा। 25,450 GLA जो है ये क्रेडिट होगा 949025, 949025 यहाँ पर लिख लेते ये वाला 949025। और क्या बचा हुआ? ये दो वेजेस कंट्रोल, इसका तो कोई बैलेंस नहीं है तो ये वाला हो जाएगा 180,510। ये किधर जाएगा? ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड 180,510। अब दोनों साइड का टोटल जो है ये वाला आना चाहिए 949025। अगर ऐसा होता है तब हम लोग का जर्नल लेजर दोनों सही है। तो देख लो 294220 प्लस 166,575 प्लस 282270, 25,450 प्लस 180,510, 949025, 949025। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो काफी टाइम लगा क्योंकि लगेगा अभी, पहले जर्नल फिर लेजर, तो ये एक ही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, तो एक और एक क्वेश्चन हम तुम लोग को ये PDF पूरा शेयर कर देंगे, और एक क्वेश्चन है उसमें भी सेम ना वैसे ही दे रखा है कि हम लोग को कुछ, ये देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, इतने सारे ट्रांजैक्शंस है, तो तुम लोग को ये देखो यहाँ पर ना क्लियरली भी बता दिया है, देखो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकर्ड इनकर्ड, ठीक है, एलोकेटेड एलोकेटेड इस तरह से लैंग्वेज, इनकर्ड एब्जॉर्ब्ड इस तरह से लैंग्वेज जो है दे दिया है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को करना है। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से प्रैक्टिस, मतलब अपने लिए करके देख सकते हो। जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे तो तुम लोग का ही हेल्प हो जाएगा, क्या होगा तुम लोग मुझे बता भी सकते हो क्या लिखना है। तो हम तुम लोग को PDF शेयर कर देंगे, वहां से तुम लोग को ये एक बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये देखो प्रैक्टिस वाला ही चैप्टर है, आज इतना ही करते हैं, फिर प्रैक्टिस करना लेकिन जरूरी है।